हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनीता शोकन और आज मैं आपको संसाधन के रूप में लोग चैप्टर को क्वेश्चन के माध्यम से क्या करूँगी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हो। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने देखा कि संसाधन के रूप में लोग से हमारा अभिप्राय लोगों में निहित किसी कौशल, किसी दक्षता तथा किसी निपुणता से है। जब लोगों में कोई गुण निहित होता है तो उसका मतलब वो क्या है, संसाधन है। वो अपनी आजीविका खुद कमा सकते हैं, वो किसी भी भौतिक संसाधन को क्या कर सकते हैं, प्रयोग करने लायक बना सकते हैं। तो वो हमारा क्या होगा कि हम कहते हैं कि जो भौतिक पूंजी है या जो प्राकृतिक पूंजी हम ला लो उसको उपयोगी बना सकता है वो मानव संसाधन के रूप में। वो कोई भी कार्य करे तो उसको क्या करेगा, डिफरेंट तरीके से करेगा। जिस प्रकार से हम कहें कि एक शिक्षित व्यक्ति का करने का तरीका होता है और एक अशिक्षित, दोनों ही क्या होते हैं, थोड़ा सा अलग होते हैं, डिफरेंस उसमें नजर आता है। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भी हाँ है, क्योंकि ये अन्य संसाधन का अपने आप में कोई यूज नहीं है। अब पैसे पड़े रहो, आपके पास भूमि बहुत सारी है, लेकिन वो अपने आप में उनका कोई यूज नहीं, वो उत्पादक नहीं है, वो उत्पादन का सक्रिय साधन नहीं है। लेकिन मानव एक सक्रिय साधन है, वो इन सभी साधनों को क्या कर सकता है, उपयोगी बनाता है, वरना इन साधनों का कोई उपयोग नहीं है। तो हम कह सकते हैं मानव ही वो संसाधन है जो एक सक्रिय साधन है प्रोडक्शन का, जो इन सभी साधनों को क्या करता है, यूज करता है। मानव के बगैर इनका कोई यूज नहीं है। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका। तो देखो, शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति के गुण को बढ़ाती है। कि जो उसके अंदर गुण था उसको इंक्रीज करने का कार्य किसने किया, शिक्षा ने किया। उसके अंदर कोई हुनर किसने भरा, शिक्षा ने भरा। तो मानव को मानव पूंजी किसने बनाया, शिक्षा ने बनाया। शिक्षा ने क्या किया, पूरे के पूरे वातावरण को चेंज कर दिया, उसका सोचने के वातावरण को चेंज कर दिया। अप्रत्यक्ष रूप से वो व्यक्ति, जो शिक्षित व्यक्ति है, वो आसपास के वातावरण को भी चेंज कर देता है, क्योंकि उसकी सोच दूसरों से अलग होती है, तो वो पूरे वातावरण को ही चेंज कर देती है। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक अशिक्षित व्यक्ति है जो खेती कर रहा है, एक शिक्षित व्यक्ति है, इस साइड हमारा शिक्षित व्यक्ति है तो खेती कर रहा है। अशिक्षित व्यक्ति है, ठीक है, वो बीज ले जाता है, डाल देता है, लेकिन जो शिक्षित व्यक्ति ने जिस तरीके से खेती की तो उसके अंदर वो गुण था। उसने हमारा क्या है, बीएससी विद एग्रीकल्चर की थी, और अब जब अपनी कपास बोई तो उसको बीजों की जानकारी उसको थी। उसने अपने कंप्यूटर से, इंटरनेट से देखा कि मौसम विभाग के द्वारा क्या जानकारी है कि क्या बारिश होने वाली है। उसको पता है कि शाम को बारिश होने वाली है, वो आज बीज नहीं बोएगा। उसको पता है आज यदि बोई तो बीज भी क्या होगा, वेस्ट होगा, बड़ी करंट हो जाएगी, वो पैदा ही नहीं होगी। उसने ये सारी जानकारियां प्राप्त की कि कब से कब तक बोनी है, और उसके बाद उसको खुद भी जानकारी थी। उसने इंटरनेट से वो सारे बीजों की जो क्वालिटी थी कि किस बीज में से प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, वो उससे बाद उसने जो है भूमि की है वो भी जांच करवा ली कि भूमि में कौन सा पदार्थ की हमारी ज़रूरत है, फास्फोरस की ज़रूरत है, पोटाशियम की ज़रूरत है। हम कह देंगे कि वो ठीक है, पौधे अपना भोजन तो बना लेते हैं, किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी उनको बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है जो इस प्रक्रिया से उनको नहीं मिलती। पूरा भोजन नहीं मिल पाता, सिर्फ वो तो उसको क्या है, थोड़ा सा एक पार्ट मिल पाता है। कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जिसको हम सिंपल फॉर्म में कहते हैं कि उसको ग्लूकोज या स्टार्च पौधे को मिलेगी। उसके अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है। वो भूमि की जब जांच कराता है तो पता चल जाता है, वो उसी पदार्थ को डाल देता है। तो सोच समझकर प्लानिंग उसने की, उसने अपनी फसल पैदा की, तो उसकी फसल जो एक अनपढ़ किसान था उससे ज़्यादा बेटर होगी, उसका काम करने का तरीका बेटर होगा। तो यहाँ पर क्या किया, शिक्षा ने उसके सीखने के गुण को बढ़ा दिया। तो शिक्षा हमारा क्या करती है, मानव पूंजी के सीखने के गुण में वृद्धि करती है, वो उसको मानव को वास्तव में मानव पूंजी बनाती है। तो शिक्षा के कारण ही बढ़िया बढ़िया इंजीनियर, बढ़िया बढ़िया साइंटिस्ट, डॉक्टर, जो हम कहते हैं इतनी बढ़िया बढ़िया सैटेलाइट्स वगैरह भी वैज्ञानिकों ने खोज की, तो ये सारा किसके कारण हुआ, शिक्षा के कारण ही हुआ है। फिर मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो देखो, मानव पूंजी में हमारा क्या है, सीखने का गुण होना चाहिए जो हमारी, जिससे हम अपनी आजीविका प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो स्वास्थ्य क्या करता है, जब आप स्वस्थ होगे तभी तो वो गुण आप में आएगा। तो स्वास्थ्य भी सीखने के गुण को बढ़ाने का कार्य करता है। यदि आप स्वस्थ ही नहीं रहोगे, 2 दिन ठीक हो, 2 दिन बीमार हो जाते हो,
तो क्या करेगा, आपको वो गुण नहीं आएगा। आप मान लो एजुकेशन ही के लिए स्कूल जा रहे हो, तो एक स्वस्थ बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा बेटर तरीके से कैच कर पाएगा, जितना एक अस्वस्थ बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा वो सारी चीज़ें, क्योंकि उसका चाहे वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, लेकिन वो उन चीज़ों को सीख नहीं पाएगा। तो शिक्षा ने तो कहा हमने गुण, सीखने के गुण में वृद्धि, स्वास्थ्य भी वो फैक्टर है जो किसी व्यक्ति के सीखने के गुण को बढ़ाने का कार्य करता है। यदि स्वास्थ्य ही नहीं ठीक रहेगा तो उसको बाहर की दुनिया से क्या लेना, वो तो अपने बारे में सोचता रहेगा, ना वो पढ़ पाएगा अच्छे से, ना वो किसी गुण को सीख पाएगा, ना वो किसी कार्य को कर पाएगा। तो कार्य करने की क्षमता भी क्या हो जाती है, उसकी कम हो जाती है। तो कार्य करने की क्षमता अगर कम होगी तो क्या करेगा, उसकी आजीविका भी कम होगी, आजीविका कम होगी तो हम कह सकते हैं कि उसका जो खाने की क्षमता है या वो जो खरीदने की क्षमता है, वो भोग करने की क्षमता, वो भी कम हो जाएगी। भोग करने की क्षमता है, जब वो डाइट ही हेल्दी नहीं लेगा तो बीमार रहेगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि स्वास्थ्य भी वो मेन फैक्टर है जो पूंजी निर्माण को प्रभावित करता है। किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, बहुत अच्छी भूमिका है। कामयाब व्यक्ति का जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तो वो व्यक्ति कामयाब हो, क्योंकि यदि वो स्वस्थ है तो वो किसी भी काम में लगा दो फटाफट से अपने कार्य को करेगा, स्वस्थ तो नहीं कर पाएगा। तो स्वास्थ्य यदि स्वस्थ है उसका अच्छा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो कार्य करने की गति क्या होगी, उसकी तेज होगी, उत्पादन क्या करेगा, दूसरों के कंपैरिजन में बेटर तरीके से कर पाएगा। किसी चीज़ को सीखेगा वो बढ़िया तरीके से सीख पाएगा, किसी भी काम में लगा दो वो फटाफट से अपना कार्य कर लेगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे स्वस्थ व्यक्ति की कार्य करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होगी, कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होगी तो उसकी आय भी ज़्यादा होगी, आय ज़्यादा होगी तो जीवन स्तर ऊंचा होगा, जीवन स्तर ऊंचा होगा तो अपने आप सारी चीज़ें उसके क्या होगी, अनुकूल होंगी। अब है हमारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किस तरह की आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है। देखो अब हमने संसाधन के रूप में लोग किए थे, तो संसाधन के रूप में लोग हमारे क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं, एक हमारा होता है परिसंपत्ति, दूसरा होता है हमारा दायित्व होता है। तो जो लोग हैं वो हमारे संपत्ति हैं, दायित्व नहीं है। ये ना सोचना कि 130 करोड़ लोग हैं, नेगेटिव नहीं कि इनको कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से इनके स्वास्थ्य की देखभाल होगी, क्या करें, नहीं, ये कमाएंगे, ये देश को ऊपर ले जाएंगे। हमें उनको ये देखना कि 130 करोड़ हाथ हैं जो कुछ भी कर सकते हैं और देश को ऊपर उठा सकते हैं, किसी भी वस्तु का देश में प्रोडक्शन कर सकते हैं, ऐसा सोचना। तो इन 130 करोड़ जनसंख्या को 3 प्रकार की कैटेगरी में, मान लो हमने क्या कहा कि 3 क्षेत्रक हैं हमारे उत्पादन के, ये सारी जनसंख्या क्या है इन 3 क्षेत्रों में लगी हुई है। पहला क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। क्या है प्राथमिक क्षेत्र, देखो जिसमें भूमि और जल का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन भूमि, मुख्य रूप से आप भूमि भी लिख सकते हो, जिसमें उत्पादन क्रिया भूमि से संबंधित होती है या भूमि तथा जल से संबंधित होती है। ये भी ना करो तो जिसमें प्रकृति के योगदान से हमारा क्या किया जाता है, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। प्रकृति में क्या आ गई, भूमि आ गई, जल आ गया, हमारा वायु आ गया। तो इसमें प्रकृति का योगदान ज्यादा होता है, मनुष्य का योगदान कम होता है, तो वो सारी क्रियाएं आ जाती हैं। तो इसमें हमारा क्या हो गया, कृषि हो गया, सबसे मेन पार्ट ही कृषि का है। तो हम कितना ही कर लें, प्रकृति भूमि हमें क्या मिले, उपहार स्वरूप भगवान ने दी है, उसकी कोई कीमत उसने हमें नहीं ली। तो इसमें कृषि, हम कितनी मेहनत लगन से खेती कर लें, प्रकृति का योगदान ज्यादा है, लास्ट में अचानक ओले आ गए, हद से ज्यादा बारिश होगी, फसल तबाह हो जाती है, तो मनुष्य का योगदान क्या होता है, कम से कम होता है। या कह लो धरती पर जितनी भी उत्पादक क्रियाएं वो होती हैं, खनन उत्खनन है कि धरती में से हम कुछ निकालते हैं खोद कर, वो खनन उत्खनन में आया। उसके साथ साथ हमारा मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, लट्ठा उद्योग है, वन उद्योग है, ये सारे हमारे क्या आ जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं। तो देखिएगा आगे जनरल नॉलेज के साथ, जितनी ज्यादा जनसंख्या इस क्षेत्र पर डिपेंड होगी वो देश उतना ही ज्यादा अल्प विकसित कहलाएगा, वो विकासशील भी नहीं है, उस देश को हम क्या कहेंगे कि अल्प विकसित देश है। अब हमारा द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें एक प्रकार की वस्तु, रूपांतरण भी कहते हैं, रूप बदल जाता है, एक प्रकार की वस्तुओं को दूसरे प्रकार की वस्तुओं में बदला जाता है। जिस तरह से मैंने चुन्नी ओढ़ी हुई है, लेकिन इसमें आपको कहीं भी नलका कॉटन यूज हुई, मैंने कपड़े पहने हुए हैं तो इसने कपास से कॉटन को बना दिया,
लेकिन रूप इतना बदल गया कि हमें पता ही नहीं चलता ये किसका बदला हुआ रूप है। और उसी प्रकार से आप शुगर तो हर कोई खाता है, चीनी हर कोई खाता है, तो चीनी में हमारा क्या है, गन्ने से चीनी बनी है, गन्ने का रूपांतरण कर दिया चीनी में, लेकिन चीनी प्रयोग करते तो पता ही नहीं चलता इसमें कहाँ गन्ना है। तो यही हम कहते हैं कि इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जूट है, जूट के थैले हैं ये वगैरह बना दिए जाते हैं। तो रूपांतरण क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र सारे इसके सारे उद्योग हमें इसमें आते हैं। विनिर्माण क्षेत्र कि दोबारा से निर्माण कर दिया जाता है, कपास पहले से बने उससे कपड़ा बना दिया हमारा, तो वो सारे यहाँ उद्योग इसमें आते हैं। तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र क्या है, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ट्रसरीय क्षेत्र भी कहते हैं, जिसमें सभी प्रकार की सेवाओं का उत्पादन होता है। होटल, जलपान गृह, बीमा, यातायात की सेवाएं, संचार की सेवा, ये सारी की सारी सेवाएं इसी क्षेत्र में आती हैं। देखो दूसरा क्षेत्र जिसका जितना प्रबल है, जितनी ज़्यादा परसेंट जनसंख्या दूसरे क्षेत्र पर निर्भर है, वो देश क्या कहलाएगा, विकासशील। और जिसका तीसरा देश सबसे ज़्यादा बढ़िया है, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है, मानव पूंजी बेटर से बेटर फॉर्म में है, कि सबसे बढ़िया मानव पूंजी है। तो जापान जैसे देश, अमेरिका जैसे देश, वो देश क्या कहलाएंगे, विकसित देश कहलाएंगे। तो हम किस में हैं, अविकसित हैं, विकासशील हैं या विकसित हैं। तो भारत क्या है, एक विकासशील देश है। विकसित तो हमारा क्या, कोई भी दूरी है कि 1000 किलोमीटर की दूरी है, वो एक ऐसा लड़का है जो फटाफट से दौड़ करके उसको कुछ ही चंद मिनटों में क्या कर देता, कवर कर देते हैं। भारत क्या है, ठीक है उस दूरी तक पहुंच जाएगा, लेकिन धीरे 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 बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, चलते चलते वो उस गंतव्य स्थल तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो अविकसित देश होते हैं वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी चलना सीखा ही नहीं, वो तो हमारे क्या है, उठते हैं गिर जाते हैं। वो 1 साल का बच्चा है जिसने चलना ही नहीं आता, उठता है उस गंतव्य स्थल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, पड़ जाता उठ जाता है, वो चलना नहीं जानता। फिर आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं, अर्थ प्लस इक, अर्थ मैंने धन, इक मैंने संबंधित, धन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो आर्थिक क्रियाएं, उत्पादन है, उपभोग है, विनिमय, ये सारी क्रियाएं हमारी क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं। यानी जो धन प्राप्ति के उद्देश्य से जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सारे कार्य हमारे क्या होते हैं, आर्थिक कार्य। आप गेहूं पैदा करते हो, वो क्या है, आर्थिक क्रिया है। तो आपने एक विशेष उद्देश्य के लिए धन प्राप्ति के लिए किया है। और हमारा गैर आर्थिक, जो आर्थिक नहीं है, वो क्रियाएं गैर आर्थिक, जिनका उद्देश्य धन प्राप्ति नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे कार्य कर देते हैं, शोक भोग के लिए भी जो कार्य होते हैं वो सारी गैर आर्थिक क्रियाओं में आती हैं, कि अपने अपने प्रयोग के लिए हमें वो वस्तु की है। इस पर आप घर के आगे क्या कर लेते हो, कोई तोरी की बेल, घिया की बेल लगा ली, जिससे आप क्या करते हो, अपने प्रयोग के लिए घिया आपने उत्पादित कर ली। वो आपका आर्थिक कोई उद्देश्य नहीं था कि इसको बेचूंगा, प्रॉफिट गेन करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं था। आप किसी को थोड़ा बहुत 5-7 रुपए दान दे देते हो, तो ये ऐसा थोड़ी था कि उसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा, नहीं। आप किसी को पानी पिला देते हो, तो ये सारी क्रियाएं हमारी क्या होती हैं, गैर आर्थिक क्रियाएं।